आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी सुप्रीम गॉड एम्पर का एपिसोड नंबर 2। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि त्यांजुन ने स्क्रॉल को बचाने के लिए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया और उसकी सोल 10,000 साल के बाद मोयन के अंदर रीइंकार्नेट हो गई। मोयन जो कि एक बहुत ही ज्यादा डम और वीक इंसान था, लेकिन जैसे ही त्यांजुन की सोल उसके अंदर आ गई वो बिल्कुल ही बदल गया और त्यांजुन ने उन सब लोगों से बदला लेना शुरू कर दिया था जिन्होंने मोयन को तंग किया। मोयन एक अकेडमी में अल्केमी का टीचर है, जहाँ के तो टीचर्स भी उसे बुली किया करते थे। आज भी मोयन को बुली करने के लिए यहाँ पर टीचर जिंगडोंग आ गए, जिन्हें तो लग रहा था कि वो मोयन को आराम से हरा देंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ ही उल्टा हो गया और यहाँ पर मोयन ने उन्हें अच्छा खासा धो दिया। अब मोयन उसे सवाल करते हुए कहने लगा कि मुझे बताओ कि ट्रैश कौन है। तभी वहाँ पर इसी अकेडमी का एक सीनियर टीचर डोंगफेंग भी पहुँच गया, जिसे तो देखते साथ ही लड़कियाँ खुश हो गयी। डोंगफेंग यहाँ पर मोयन को रोकते हुए कहता है कि अब बस कर जाओ, जिस पर तो मोयन उसे बड़े ही आराम से जवाब देते हुए कहता है अगर टीचर जिंगडोंग की जगह मैं जमीन पर पड़ा होता तो क्या टीचर जिंगडोंग रुकते। जो सुनकर तो डोंगफेंग कहता है हम सभी टीचर्स हैं और तुम्हें टीचर जिंगडोंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे मोयन को तो इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, उल्टा वो जिंगडोंग को एक जोरदार लात मार देता है। साथ ही साथ वो एरोगेंटली डोंगफेंग से सवाल करते हुए कहता है तुम आखिर हो कौन जिसके कहने पर मैं रुक जाऊं। जिस पर तो डोंगफेंग को बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से से अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मुझे तुम्हें अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। इससे पहले कि इन दोनों के दरमियान फाइट हो पाती वहाँ पर प्रिंसिपल लू पहुँच गए, जिन्हें तो देखते साथ ही दाओजिन और यांग ने मोयन की शिकायतें लगाना शुरू कर दी। मिंग्यू से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो आगे की तरफ आता हुआ प्रिंसिपल लू से कहता है टीचर मोयन ने कुछ भी गलत नहीं किया, वो तो बस मुझे बचा रहे थे क्योंकि दाओजिन मुझे बुली कर रहा था और बाद में वो टीचर जिंगडोंग को लेकर यहाँ पर आ गया। शियान्यू भी उसका साथ दे रही थी। शियान्यू को ये बोलता देख दाओजिन अपने मन में कह रहा था इसके ग्रैंडपा तो हमारी सिटी के फेमस 3rd लेवल के अल्केमिस्ट हैं और जैसे ये मोयन की हिमायत कर रही है लगता है कि प्रिंसिपल लू तो इसकी जल्द ही मान लेंगे। और उसकी ये बात बिल्कुल सच भी थी क्योंकि प्रिंसिपल लू ने दाओजुन और यांग को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। साथ ही साथ उसने टीचर जिंगडोंग को सीनियर टीचर के ओहदे से हटाकर जूनियर टीचर बना दिया। जो सुनकर तो टीचर जिंगडोंग दोबारा से जमीन पर लेट जाता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके इतने सालों की मेहनत मोयन की वजह से जाया हो गई। मोयन की क्लास का टाइम खत्म हो चुका था, इसलिए वो घर जाना चाहता है, लेकिन प्रिंसिपल लू उसे रोकते हुए कहते हैं कि अभी रुक जाओ। प्रिंसिपल लू यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि आप लोगों की एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखते हुए हमने डिसाइड किया है कि आपको एक न्यू टीचर दे दिया जाए। प्रिंसिपल लू की बात सुनकर वहाँ मौजूद एक बच्चा बोलते हुए कहता है प्रिंसिपल लू आपको तो पता ही है कि हमारी क्लास एकेडमी की सबसे बुरी क्लास है, इसलिए कोई जरूरत नहीं हमारे लिए एक नए टीचर को लाने की। जिस पर तो प्रिंसिपल लू ने उसे गुस्से से देखना शुरू कर दिया, इसीलिए सब बच्चों को भी समझ आ चुका कि प्रिंसिपल लू अब नहीं रुकने वाले। प्रिंसिपल लू ने जिस टीचर को असाइन किया था वो कोई और नहीं बल्कि मिस किन है। मिस किन को तो देखकर लड़के खुशी हो गए क्योंकि मिस किन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और वो खुश होते हुए कहते हैं कि आज से हम क्लास में नहीं सोएंगे। लेकिन इस बात से डोंगफेंग ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि पास्ट में उसने मिस किन को जेड ब्रेसलेट्स देते हुए एग्री करने की कोशिश की थी कि वो उसके साथ पढ़ाए, जिसके लिए तो मिस किन ने उसके मुंह पर ही इनकार कर दिया। मिस किन ने भी क्लास में आने के बाद स्टूडेंट्स को बताना शुरू कर दिया था जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि मैं 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती थी क्योंकि मुझे एक अजीब सी बीमारी थी जिसका कोई भी इलाज नहीं कर सकता, लेकिन आपके टीचर मोयन ने तो सबको गलत साबित करते हुए मेरी बीमारी का इलाज किया। मिस किन के मुंह से ये बात सुनकर क्लास में मौजूद सब बच्चे ही हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ जिंगडोंग और डोंगफेंग पर आ गया। जिंगडोंग यहाँ पर डोंगफेंग से कह रहा था पता नहीं वो ट्रैश मोयन इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। जो सुनकर तो डोंगफेंग उसे कहता है कि ट्रैश अगर वो ट्रैश है तो फिर तुम क्या हो। इसके बाद इन दोनों ने ही प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि आखिर मोयन को किस तरह मारा जाए और इन दोनों ने फैसला किया कि ये कुछ लोगों को हायर करेंगे ताकि वो मोयन को मार सके। मोयन बेचारा तो इन सब बातों से अनजान अपनी क्लास में बैठा होता है जिसके पास शियान्यू आ गई। शियान्यू यहाँ पर मोयन से कुछ सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन मोयन ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरी क्लास का टाइम अब खत्म हो चुका और वैसे भी कल शायद मैं ना आऊँ क्योंकि मुझे कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए माउंटेन्स पर जाना है। ये सब कहने के बाद मोयन यहाँ से जाने ही वाला था कि शियान्यू ने उसका रास्ता रोक लिया। वो उससे कहती है कि मैं भी आपके साथ माउंटेन्स पर जाना चाहती हूँ। मोयन तो उसे मना करने ही वाला था, लेकिन वो मोयन की कोई भी बात सुने बगैर ही वहाँ से भाग गई, जबकि मोयन तो उसे पीछे से यही कह रहा था कि वहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगे और वो जगह कोई खेलने कूदने की नहीं, इसलिए तुम्हें वहाँ
पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन शानयू को तो इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उल्टा यहाँ पर मिस किन मोयन से सवाल करते हुए कहती है ब्यूटीफुल है ना ये, जिस पर तो मोयन के भी मुंह से निकल गया कि हाँ ब्यूटीफुल तो है ये। जैसे ही मोयन ने पीछे मुड़कर देखा तो मिस किन उसे कातिलाना नजरों से देख रही थी, जैसे अभी ही वो मोयन का खून कर देंगी। इसीलिए तो मोयन फौरन से बात को बदलते हुए कहता है कि मैं तो ये स्पिरिट की बात कर रहा था, कितनी प्यारी है। लेकिन मिस किन भी इतनी बेवकूफ थोड़ी जो कि मोयन की बातों को समझ ना पाए, और वो गुस्सा होते हुए यहाँ से जाने ही वाली थी कि मोयन उसका रास्ता रोकते हुए कहने लगा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस किन अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी, तो क्या हमारी शादी? इससे पहले कि मोयन इससे आगे कुछ बोल पाता, मिस किन फौरन से बोलते हुए कहने लगी शादी, इसके बारे में मैं दोबारा से सोचूंगी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मोयन तो ऐसा कुछ चाहता ही नहीं था, इसलिए वो मिस किन को रोकते हुए कहता है नहीं तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा, और मैं तो सिर्फ बायून सिटी का एक ट्रैश हूँ। क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए? हमारी शादी की वजह से तुम्हारी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी, जिस वजह से हमें ये शादी फौरन कैंसिल कर देनी चाहिए। जो सुनकर तो मिस किन काफी भड़क चुकी, वो गुस्से से कहती है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, इसीलिए तुम ये सब कह रहे हो। कमीने इंसान, आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये कहते साथ ही मिस किन वहाँ से रोते हुए चली गई। मोयन को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, जिस वजह से वो कह रहा था कि मिस किन को तो खुश होना चाहिए, तो फिर ये रो क्यों रही थी। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर मोयन बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। मोयन अब तक 5 लेवल पर पहुंच चुका था और वो इससे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। अब वो अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि इस बॉडी की क्वालिफिकेशन तो काफी लो है, इस तरह तो मुझे 5 लेवल को ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, मुझे इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर सोचना होगा। मोयन इसके हल को सोचने की कोशिश ही कर रहा था कि उसे स्क्रॉल की याद आ गई, जिसे उसे आइडिया आ जाता है कि उसकी पावर्स की मदद से तो ये आराम से कल्टीवेशन कर सकेगा। इसीलिए उसने फौरन से स्क्रॉल को बाहर निकालते हुए उसकी पावर्स को खुद के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अब मोयन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी कि वो 5 लेवल पर रहते हुए भी फिजिकल बॉडी रेलम की 6 और 7 लेवल की टेक्निक्स को भी आराम से कंट्रोल कर सकता था। ये जानने के बाद मोयन काफी ज्यादा खुश हो चुका और अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए वो सुबह सुबह ही माउंटेन्स की तरफ जाने लगा। उसकी स्टूडेंट शानयू मोयन के घर के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी, जिसे तो देखते साथ ही मोयन अपने मन में कह रहा था इसे मुझे साथ लेकर ना जाना पड़े, तभी तो मैं इतनी सुबह निकला और ये देखो मेरे घर के बाहर पहले से ही खड़ी है। अब तो मोयन को भी मजबूरन शानयू को खुद के साथ लेकर जाना पड़ा। चलते चलते अब ये लोग भी माउंटेन्स पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर हम 4 असैसिन्स को देखते हैं जो कि मोयन की ही घात लगाए बैठे हुए थे। उनमें से एक असैसिन अपने लीडर से कह रहा था कि आपको पता है कि ये ब्यूटीफुल लेडी हमारी सिटी के 3rd लेवल के एल्केमिस्ट की पोती है, ये भी मोयन के साथ यहाँ पर आ गई, अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर तो इसका लीडर जवाब देते हुए कहता कि किसी को क्या ही पता कि इसे हमने मारा या फिर जंगली जानवरों ने, हमें बस इस लड़की को मारने के बाद इसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। तभी उसका एक और साथी बोलते हुए कहने लगा लीडर मैंने सुना है कि मोयन को मारना इतना आसान नहीं। ये सुनकर तो लीडर उल्टा हंसते हुए कहता है कि तुम्हें ये किस बेवकूफ ने कह दिया कि इन्हें मारना मुश्किल है? मोयन तो फिजिकल बॉडी रेलम के 4th लेवल पर है, जबकि ये लड़की तो अभी अभी 3rd लेवल पर पहुंची है। तुम्हें लगता है कि ये दोनों हमारा मुकाबला कर सकते हैं? वो लीडर यहाँ पर इसी तरह की बातें कर ही रहा था कि तभी सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर मोयन और शानयू पर आ गया। शानयू यहाँ पर मोयन से कह रही थी कि टीचर आपको पता है कि आपने जो लिंडन पिल का मेथड बताया था वो मेरे ग्रैंडपा ने टेस्ट किया और उसके रिजल्ट्स तो काफी अच्छे थे, वो आपसे मिलकर और ज्यादा पिल की एडवाइस लेना चाहते हैं। मोयन तो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहने लगा आखिर तुम्हारा ग्रैंडपा है कौन जिसने मेरे मेथड को बगैर मुझे पैसे दिए यूज किया? जिस पर मिंग्यू बताती है कि मेरे ग्रैंडपा का नाम है मिस्टर जिंग, जो कि हमारी सिटी के 3rd लेवल के एल्केमिस्ट हैं। आपको मेरे ग्रैंडपा से मिलना ही होगा, अगर आप उनसे मिलने के लिए एग्री नहीं हुए तो अगर मेरे साथ माउंटेन्स पर कुछ भी हो गया तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होंगे। मोयन तो उसे चुप कराते हुए कहता है कि खामोश हो, जो हमारे आसपास मॉन्स्टर्स हैं। मोयन की ये बात सुनकर तो शानयू फौरन से मोयन के पीछे आकर छुप गई। शानयू अब मोयन को बताती है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आए थे, लेकिन वो सब के सभी मारे गए। उसकी बात सुनकर मोयन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आना चाहती थी, अब तुम डर क्यों रही हो? मोयन अभी ये सब कह ही रहा था कि शानयू उसे इशारा करके दिखाती है कि वो देखो पर्पल वुल्फ, जिन्हें तो देखते साथ ही मोयन परेशान होने की बजाय खुश हो गया, क्योंकि अभी के लिए उसे इन्हीं की तो जरूरत थी। मोयन तो यहाँ पर अपने मन में सोच रहा था कि अब मैं इस बॉडी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा, जबकि शानयू उसे बताती है कि ये 3rd लेवल के पर्पल
वुल्फ हमेशा ग्रुप बनाकर अटैक करते हैं। इनसे फाइट करने के लिए हमारे पास तो कोई ग्रुप भी नहीं और ना ही ज्यादा लोग, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन मोयेन का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। शानयू अब मोयेन से सवाल करते हुए कहती है, टीचर मोयेन, क्या आप इन वुल्फ से फाइट करना चाहते हैं? जिस पर तो मोयेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। ये कहते साथ ही वो फौरन से उन पर्पल वुल्फ्स के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो पर्पल वुल्फ्स भी अपने मन में सोचते होंगे कि हमारा शिकार तो खुद चलकर हमारे पास आ गया। जिसके बाद बहुत सारे पर्पल वुल्फ्स मोयेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए, जिससे तो मोयेन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए दूर पटक दिया, जिससे तो इन पर्पल वुल्फ्स को भी गुस्सा आ गया। अब ये सारे मिलकर मोयेन पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन हमारा मोयेन भी किसी से कम थोड़ी है। वो भी एक एनर्जी का बॉल बनाते हुए इन सब पर फेंक देता है, जिसकी वजह से तो ये सब इंजर्ड हो चुके। शानयू भी यहाँ पर मोयेन की फाइटिंग स्किल्स को देखने के बाद काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। वो मोयेन के पास आते हुए कहती है कि टीचर, आप तो बहुत औसम है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ये सब भी कर सकते होंगे। तभी वहाँ पर मौजूद एक वुल्फ ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे तो मोयेन तंग आ चुका। इसी वजह से उसने इस पर्पल वुल्फ को लात मारते हुए दूर फेंक दिया, जिससे तो उस वुल्फ के चारों तबके रोशन हो गए। अपने साथियों को यूं पिटता देख वुल्फ काफी ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए वो भी यहाँ से चले जाते हैं। जबकि वो असैसिन्स और उनका लीडर भी ये सब देख रहा था। उनमें से एक असैसिन अपने लीडर से सवाल करते हुए कहने लगा, लीडर, क्या ये सच्ची लेवल 4 पर ही है ना? मेरे ख्याल से तो उन्होंने हमारे साथ झूठ बोला। इनके लीडर को तो खुद पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था। वो कहता है कि ये लेवल 4 पर हो या फिर 5 पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज इसे मरना ही होगा। यहाँ पर मोयेन की बॉडी भी एग्जॉस्ट हो चुकी, क्योंकि उसने बहुत सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया था। शानयू भी यहाँ पर फौरन से मोयेन के पास आते हुए उससे सवाल करके कहने लगी, टीचर, क्या आप ठीक हैं? मोयेन उसकी इस बात का कोई भी जवाब ना देते हुए कहता है, हमारे पीछे 4 लोग खड़े हैं जो कि बायून सिटी से ही हमारा पीछा कर रहे थे। मोयेन की ये बात सुनकर शानयू तो परेशान हो गई। वो कहती है कि टीचर, अब हम क्या करेंगे? जिस पर मोयेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि और क्या, हम लड़ेंगे उनसे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। एनर्जी ज्यादा यूज करने की वजह से मेरी बॉडी काफी वीक हो चुकी, इसीलिए मुझे थोड़े वक्त की जरूरत है ताकि मैं खुद को रिकवर कर सकूं। लेकिन वो असैसिन्स भी इनकी जान कहाँ ही छोड़ने वाले थे। वो फौरन से मोयेन के सामने आते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें रेस्ट चाहिए, हम तुम्हें पूरी जिंदगी की रेस्ट ना दे दें? ये सुनकर तो शानयू फौरन से मोयेन के सामने आकर खड़ी हो गई। अब वो उन असैसिन से कहती है कि आखिर तुम लोग कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? तभी उन असैसिन में से एक असैसिन मोयेन से कहता है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम बायून सिटी के माउंटेन्स पर हो। यहाँ पर तो तुम्हें अपनी एनर्जी को बचा कर रखना चाहिए, उल्टा तुमने तो अपनी सारी एनर्जी को खर्च कर दिया। क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि इन माउंटेन्स में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि ह्यूमंस हैं? और हाँ, तुम ये मत समझना कि हम तुम्हें मारना चाहते हैं, बल्कि तुम्हें मारने के लिए तो किसी ने हमें अच्छे खासे पैसे दिए हैं। ये कहते साथ ही वो असैसिन फौरन से अपने चाकू को लिए मोयेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। मोयेन ने तो बिजली की तेजी के साथ असैसिन के हाथ से उसका चाकू पकड़ते हुए उल्टा उसी का गला काट दिया। अपने साथी को यूं अपनी आंखों के सामने मरता देख उन असैसिन्स को तो गुस्सा आ गया, लेकिन वो दिल ही दिल में मोयेन से काफी ज्यादा डर चुके थे। मोयेन अब उन असैसिन के लीडर से सवाल करते हुए कहता है, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें किसने मुझे मारने के लिए पैसे दिए थे? लेकिन उन असैसिन का लीडर तो काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे साथ मजाक करने की? तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें बता देंगे? हम तीनों की कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है और तुम यहाँ से आज बचकर नहीं जा सकते। ये कहने के फौरन बाद वो अपने साथी लावू से कहता है कि अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करो। जो सुनकर तो उसके साथी ने फौरन से अपनी पावर्स को अपने लीडर के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तो लीडर की स्ट्रेंथ 25% तक इंक्रीज हो चुकी, जिससे तो उसे ये लगने लगा कि वो मोयेन को आराम से हरा देगा। इसलिए वो मोयेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। ये देखकर तो शानयू भी मोयेन के लिए परेशान होगी। मोयेन अब उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं इनके साथ आराम से डील कर सकता हूँ। मोयेन फौरन से उस असैसिन लीडर के पीछे आकर उसके प्रेशर पॉइंट्स पर हिट करके उसे पैरालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। ये देखते हुए, तुम बुज़दिलों की तरह मेरी पीठ पीछे वार करना चाहते थे, अब मरो। ये कहने के फौरन बाद ही वो असैसिन लीडर मोयेन को पंच करने वाला था, जिसे तो मोयेन ने अपनी जेट फेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया, लेकिन ज्यादा देर के लिए वो ऐसा नहीं कर पाया और पीछे की तरफ हट गया। अब मोयेन अपने मन में कह रहा था, उस टेक्निक के इस्तेमाल की वजह से सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ ही नहीं इंक्रीज हुई, बल्कि इसका डिफेंस भी काफी हद तक इंक्रीज हो चुका। पहाड़ी के ऊपर से जेंगडोंग और डोंगफेंग भी ये नजारा देख रहे थे। जेंगडोंग यहाँ पर डोंगफेंग से कह रहा था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि इन असैसिन के पास भी इस तरह की टेक्निक्स
फिक्स होंगी। अगर इस बार ये मोयन को मार ना भी पाए तो उसे सीरियसली इंजर्ड जरूर कर देंगे। डोंगफेंग तो कुछ ज्यादा ही समझदार है। वो जिंगडोंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये ट्रैश जो कि 9 सालों से बिल्कुल यूजलेस था, अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया? मेरे ख्याल से तो इसके पास कोई मैजिकल वेपन है जिसकी मदद से ये इतना पावरफुल हुआ, और अगर ऐसा वाकई में है तो मैं इसे आज ही जान से मार दूंगा। नीचे की तरफ उस असैसिन लीडर और मोयन के दरमियान अभी भी फाइट चल रही थी। वो असैसिन लीडर स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए मोयन पर अटैक करना चाहता था, जिसे मोयन ने साइड पर हटते हुए डॉज कर लिया। अब मोयन की बारी थी अटैक करने की, इसलिए उसने अपनी हेवनली सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस असैसिन पर अटैक कर दिया, जिसे तो वो असैसिन लीडर अपने सामने एक शील्ड बनाकर ब्लॉक करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। मोयन उससे दोबारा से सवाल करते हुए कहने लगा कि मुझे बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा था? उसका साथ देने के लिए शानयू भी यहाँ पर पहुँच चुकी, जो कि असैसिन को लात मारते हुए कह रही थी, जल्दी बताओ मुझे तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, वरना तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ और दोनों टांगे कटवा दूंगी। ना सिर्फ इन्हें कटवाऊंगी बल्कि इन्हें सड़क पर भी पिकवा दूंगी ताकि तुम रोज आहिस्ता आहिस्ता करके मरो। शानयू की ये बात सुनकर असैसिन लीडर तो डर गया। वो डरते हुए कह रहा था, अच्छा मैं बताता हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना। इससे पहले कि वो बता पाता कि वो यहाँ किसके कहने पर आया था, पीछे कहीं से एक चाकू आया जिसने उस असैसिन को मार दिया, और ऐसा डोंगफेंग और जिंगडोंग के अलावा कौन ही कर सकता था। वो दोनों ही अब मोयन के सामने आते हुए कहने लगे, वो ट्रैश जो कि 10 सालों से पूरी बायोन सिटी में मशहूर था, अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसे बन गया? तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया मोयन। मोयन तो उनकी बात का कोई भी जवाब दिए बगैर शानयू के साथ यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन शानयू तो इन दोनों को नहीं बख्शने वाली। वो इन दोनों से कहती है कि आखिर तुम दोनों ने हमें मारने की साजिश क्यों की? मैं ये सब कुछ जाकर प्रिंसिपल लू को बताऊंगी। जिस पर तो डोंगफेंग हंसते हुए कहता है कि अच्छा तुम यहाँ से जाकर सब कुछ प्रिंसिपल लू को बता दोगी, लेकिन पहले इन माउंटेन से तो जिंदा निकलो, बाद में जाकर बता भी लेना। इसके बाद वो मोयन को देखते हुए कहता है, मोयन मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि जो मैजिकल वेपन तुम्हारे पास है वो आराम से मुझे दे दो। मोयन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, डोंगफेंग मुझे अच्छे से मालूम है कि ये सब मास्टर प्लान तुम्हारा नहीं बल्कि इसमें तुम्हारा साथ देने वाला कोई और भी था, और मेरे ख्याल से वो फर्स्ट और सेकंड एल्डर हैं। डोंगफेंग तो अब हंसते हुए कहता है कि तुम तो काफी चालाक हो। उन दोनों बुड्ढों ने मुझे 1000 लोअर स्पिरिट स्टोन दिए थे तुम्हें मारने के लिए। तुम तो वैसे भी अभी मरने वाले हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये सब बता दिया। उसकी ये बात सुनकर मोयन शानयू से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है। लेकिन शानयू ने तो यहाँ से जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो कहती है कि मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिंगडोंग भी यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि आज तो तुम दोनों में से यहाँ से कोई नहीं जाने वाला, इसलिए ये बातें करना बिल्कुल फजूल है। डोंगफेंग यहाँ पर अपना और ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए फौरन से उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मोयन पर अटैक कर दिया, जिसे तो मोयन अपनी पावर्स का यूज करते हुए रोक रहा था। लेकिन इन दोनों की पावर डिफरेंस काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मोयन को बहुत मुश्किल हो रही थी, और वो डोंगफेंग का मुकाबला करते हुए पीछे की तरफ हट गया। डोंगफेंग ने अब दोबारा से बाई हुआंगजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मोयन पर अटैक कर दिया, जिसे तो देखकर मोयन उसे कहता है कि ये टेक्निक मुझे चाहिए, जिसे तो डोंगफेंग को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहता है, अच्छा तो तुम्हें ये टेक्निक चाहिए, जरा सब्र रखो, मैं तुम्हें ये टेक्निक दे दूंगा जब तुम जहन्नुम में पहुंच जाओगे। डोंगफेंग अब और ज्यादा इस फाइट को लंबा नहीं खींचना चाहता था, इसलिए उसने अपनी लाइफ और डेथ सील टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया। इस टेक्निक की वजह से आसपास के पेड़ भी गिरने लगे, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इस टेक्निक से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मोयन भी अपनी हेवनली सोर्ड और शील्ड के साथ रेडी था, जिसे देखते हुए तो डोंगफेंग कह रहा था, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि तुम इन खिलौनों का इस्तेमाल करते हुए मेरी लाइफ और डेथ सील का मुकाबला कर सकते हो। मोयन तो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए फौरन से हवा में जंप करके अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए लाइफ एंड डेथ सील को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते तो उसकी सोर्ड ही गायब हो गई। डोंगफेंग भी नीचे की तरफ खड़ा ये सब देख रहा था। वो कहता है, अच्छा तो तुम मेरी सील को रोकना चाहते हो? ये कहते साथ ही उसने सील की पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से तो मोयन अब जमीन पर आ गिरा। शानयू भी यहाँ पर मोयन के लिए काफी परेशान हो चुकी, जबकि डोंगफेंग तो जोर जोर से हंस रहा था। साथ ही साथ वो मोयन से कहता है कि तुम्हारे पास जो भी ट्रेजर है उसे मुझे दे दो, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं कि उस ट्रेजर को रख सको। वो ट्रेजर तो बायोन सिटी के फर्स्ट जीनियस यानी कि मेरे पास होना चाहिए। शानयू तो यहाँ पर डोंगफेंग पर गुस्सा करते हुए कहने लगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था टीचर डोंगफेंग आप ऐसे निकलेंगे। डोंगफेंग अब उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम भी यहीं पर हो, पता है मैंने तुम्हारे लिए भी कहानी बनाकर रखी हुई है। तुम यहाँ माउंटेन्स पर मोयन के साथ आई थी और मोयन ने यहाँ पर तुम्हें मार दिया, और इत्तेफाक से ये सब टीचर जिंगडोंग ने भी देख लिया, जिसकी वजह से मोयन को टीचर जिंगडोंग को भी मारना पड़ा। मैं भी यही करीब में था, ये सब होता देख मुझे मजबूरन मोयन को मारना पड़ा।
पड़ा। शानयू बताओ कैसी लगी तुम्हें मेरी स्टोरी, और जैसी मेरी रेपुटेशन है मुझे लगता है कि हर कोई इस स्टोरी पर बिलीव कर लेगा। चलो बातें बहुत हो गई, अब तुम्हारे मरने का वक्त हो गया। ये कहते साथ ही डोंगफेंग एक स्लैश अटैक की मदद से शानयू को मारना चाहता था कि अचानक से मोयन पीछे से उठ खड़ा हुआ। वो डोंगफेंग से कहता है कि तुम कितने बेशरम हो। मोयन को तो सही सलामत देखकर शानयू तो खुशी हो गई, जबकि डोंगफेंग तो हैरान था। वो उसे कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मेरी लाइफ और डेथ सील के इस्तेमाल के बाद तो कोई भी जिंदा नहीं बचता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब मार दूंगा। ये कहते हुए डोंगफेंग ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। अब वो मोयन पर हमला करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही इसकी पावर्स खुद ब खुद ही डीएक्टिवेट हो गई, क्योंकि लाइफ और डेथ सील ने डोंगफेंग की काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था। मोयन भी अब डोंगफेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें क्या ही लग रहा था कि बाई हुआंगिन और लाइफ एंड डेथ सील के इस्तेमाल के बाद तुम्हारे पास जरा सी भी एनर्जी बची होगी? तुम्हें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शो ऑफ करने की पड़ी थी। कर लिया शो ऑफ। डोंगफेंग की तो अकड़ अब भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो गुस्से से कहता है, मोयन आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो कि तुम बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। ये सब कहने के बाद वो यहाँ से जाने वाला था। डोंगफेंग को यूँ जाता देख मोयन कहता है, अच्छा तो तुम भागना चाहते हो, लेकिन अफसोस आज तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए मोयन ने अपनी हेवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके डोंगफेंग को नीचे गिरा दिया। मोयन अब डोंगफेंग से कह रहा था, तुमने आज मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। तुम्हें क्या ही लगा था कि तुम ये सारी चीजें करने के बाद इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? डोंगफेंग अब मोयन की बात का जवाब देते हुए कहता है कि वो तुम ही थे जिसने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। अगर आज तुमने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो तुम भी मेरे साथ ही मरोगे। ये कहने के फौरन बाद ही डोंगफेंग ने बाई हुआंगिन डेमोलेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया, जिसे लड़ने के लिए मोयन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। अब ये दोनों ही एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिससे बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी और एट लास्ट डोंगफेंग की बॉडी ब्लास्ट हो गई। लेकिन जाते जाते भी डोंगफेंग मोयन के लिए मुश्किलात खड़ी कर गया, क्योंकि उसने अपनी इवल एनर्जी को मोयन के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से मोयन भी जल्द ही मारा जाएगा। मोयन को अब इस एनर्जी को अपनी बॉडी से निकालना होगा, जिसके लिए उसे एक सेफ प्लेस चाहिए। अब वो शानयू से कहता है कि हमें एक महफूज जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि यहाँ आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। ये दोनों ही अब एक सेफ जगह ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन मोयन के पास इतनी भी एनर्जी नहीं कि वो चल सके, इसीलिए वो वहीं बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। मोयन अब अपने स्पिरिचुअल स्पेस में आ चुका था, जहाँ पर हम उसी स्क्रॉल को देखते हैं, जिससे मोयन कहने लगा कि तुम्हें मुझसे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं और तुम एक ही हैं। मैं तुम्हारा मास्टर त्यानजुन हूँ। ये सब सुनने के बाद वो स्क्रॉल भी अब नॉर्मल हो चुका। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मोयन को हील कर रहा था। मोयन के जख्म जल्दी जल्दी भर रहे थे। ये देखकर तो शानयू परेशान ही हो गई। वो अपने मन में कह रही थी कि टीचर मोयन के जख्म इतनी जल्दी कैसे भर सकते हैं। साथ ही साथ उसने उस सारी की सारी इवल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जो कि डोंगफेंग ने उसकी बॉडी में डाली थी। शानयू तो यहाँ पर लगातार मोयन को घूरे जा रही थी। ये देखते हुए मोयन उसे सवाल करके कहता है, तुम मुझे क्यों देख रही थी? जिस पर तो शानयू शर्माते हुए कहने लगी, नहीं मैं तो नहीं आपको देख रही थी, मैं तो बस आपको ये बुक देना चाहती हूँ। ये बुक टीचर डोंगफेंग की थी। इस बुक की मदद से मोयन लाइफ और डेथ सील टेक्निक सीख सकता था, और उसने ऐसा ही किया। मोयन वहीं पर बैठे इस टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है। इस टेक्निक के टोटल 4 पार्ट्स थे। मोयन ने यहाँ पर फर्स्ट सील, जिसका नाम था साइन, उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। शानयू तो यहाँ पर मुंह बनाते हुए कह रही थी, इतनी खूबसूरत लड़की इनके सामने बैठी है और इन्हें तो देखो पुरानी बुक्स पढ़ने का शौक है, बेवकूफ इंसान। शानयू भी ये सब सोच रही थी कि मोयन ने सील ऑफ लाइफ एंड डेथ के फर्स्ट पार्ट को सीख लिया। ये देखकर तो शानयू भी हैरान रह गई कि आखिर मोयन ने ये सब इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। यहाँ बाहर की तरफ हम मूचैन को देखते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ मुयन को मारने के लिए आया हुआ था, जिन्हें तो मुयन ने भी सेंस कर लिया। लेकिन इस बात का पता शानयू को नहीं था, इसीलिए वो मुयन से सवाल करते हुए कहने लगी, टीचर मुयन आप ये सब कैसे कर लेते हैं? मुयन तो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए उसे कहता है कि चुप कर जाओ। ये कहने के बाद मुयन बाहर की तरफ उन लोगों को देखने के लिए चला गया, जहाँ पर वो देखता है कि उसके कजिन्स के साथ कुछ और लोग भी थे, जो कि उसे मारने के लिए ही आए हैं। और ये बंदे और कोई नहीं बल्कि उसी गैंग के थे, जिसके आदमियों को अभी थोड़ी देर पहले मोयन ने मारा। मूचैन भी यहाँ पर कह रहा था कि मोयन ने न सिर्फ मेरे ग्रैंडपा की बेइज्जती की, बल्कि सबके सामने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी पोजीशन को छोड़ दें, जिसकी वजह से तो तुम्हारे और मेरे ग्रैंडपा ने ये फैसला किया कि उन्हें मोयन को मार देना चाहिए। जब ल्यूही गैंग के 4 लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, तो मोयन जैसा ट्रैश भी उनसे बचकर नहीं भाग सकता। अब तो हमारे साथ डोंगफेंग भी है, लेकिन मालूम नहीं वो कहाँ चला गया। इस बेवकूफ को कोई बताए कि वो कमीना तो पहले ही मारा जा चुका। मूचैन की ये सारी बातें सुनने के बाद उसके पास खड़ा एक पर्सन बोलते हुए कहने लगा, मूचैन जैसा कचरा फिजिकल बॉडी के 5 लेयर पर है, जबकि तुम जो कि खुद को एक जीनियस बताते हो फिजिकल बॉडी रेलम की 4th लेयर पर हो। मेरे
ख्याल से तो तुम्हारा स्टैंडर्ड उस कचरे से भी ज्यादा गिरा हुआ है। अपनी बेइज्जती सुनकर तो मूचैन को गुस्सा ही आ गया और वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लग जाता है। यहाँ पर मूचैन का बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे। तभी इन्हीं का एक साथी बीच में आते हुए कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद कर दो। सबसे पहले हमें मुयेन और डोंगफेंग का पता लगाना होगा। शानयू भी इन लोगों की बातें सुनकर हंस रही थी। उसकी हंसी की आवाज सुनकर मूचैन चारों तरफ देखकर कहने लगा, कौन है यहाँ पर, जल्दी से बाहर आओ। मूचैन का ये कहना ही था कि शानयू और मुयेन दोनों ही बाहर आ गए। शानयू तो यहाँ पर उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, क्या तुम लोगों को मालूम है कि तुम लोगों से कचरे जैसी स्मेल आती है। मुयेन भी शानयू की ये बात सुनकर हंसते हुए कह रहा था। इस लड़की से भी चुप नहीं रहा जाता। मूचैन तो मुयेन को यूं जिंदा और सलामत देकर सवाल करते हुए कहता है, मुयेन तुम अभी तक मरे नहीं? वैसे ये अच्छा ही हो गया कि तुम अभी तक नहीं मरे, वरना मैं तुम्हारा वो मैजिकल वेपन कैसे ले पाता। शानयू भी कहीं पीछे रहने वाली थी। वो दोबारा से उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, देखिए ना टीचर मुयेन, ये कितने ज्यादा बेवकूफ हैं और खुद को बहुत बड़े जीनियस समझते हैं। जिसे देखो बेचारे मूचैन की तो बेइज्जती किए जा रहा था। वो गुस्से से शानयू की तरफ देखते हुए कहने लगा, बदतमीज लड़की, तुम अपनी जबान को संभाल कर बोलो। तभी मूचैन का कजन मूलैंग बीच में आते हुए कहने लगा, मुयेन तुम्हें मेरे साथ चलकर मेरे ग्रैंडपा से माफी मांगनी होगी। इससे पहले कि मुयेन उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, शानयू बीच में आते हुए कहने लगी कि टीचर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। जिससे तो मूलैंग भड़क गया और वो भड़कते हुए अपने असैसिन साथियों से कहता है कि इन लोगों को मार दो। मूलैंग की ये बात सुनते साथ ही उन असैसिन ने मिलकर एक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दी। जिसे तो देखते हुए मुयेन और शानयू दोनों ही लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। इस फॉर्मेशन से बहुत सारी एनर्जी निकलकर मुयेन को लगने ही वाली थी कि शानयू बीच में आकर खड़ी हो गई, क्योंकि वो अपने टीचर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती थी। लेकिन मुयेन को भी खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो इनके इस अटैक को आराम से रोक लेगा, जिस वजह से वो शानयू को पीछे करते हुए खुद आगे की तरफ आ गया और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एनर्जी को कंबाइन करना शुरू कर दिया। अब ये दोनों एनर्जीज ही एक दूसरे से टकरा गई, लेकिन मुयेन की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो असैसिन दूर जाकर गिर गए। अब तो उनमें इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची कि वो उठकर खड़े हो सके। मुयेन का टकला कजन उसकी ये पावर्स देखकर हैरान हो चुका था। वो मुयेन से कहता है कि तुम तो 5 लेवल पर थे, फिर 6 पर कब पहुंच गए? हमें तो पहले से ही मालूम है कि मुयेन अभी भी फिजिकल बॉडी रेलम के 5वें लेवल पर ही है, लेकिन वो 6 और 7 लेवल की टेक्निक्स को भी कंट्रोल कर सकता था। मुयेन भी अब उसे एरोगेंटली जवाब देते हुए कहने लगा, हाँ मैं पहुंच गया। तो मूलैंग की भी जुबान अब कहाँ बंद रह सकती थी। वो मुयेन से कहता है, तुम एक बेवकूफ कचरे के अलावा कुछ नहीं, तुम कचरा थे, हो और रहोगे। मूलैंग बहुत एरोगेंटली ये सब कह रहा था कि अचानक से मुयेन ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए उसे उसकी औकात दिखा दी। टकला तो अपने भाई को यूं मार खाता हुआ नहीं देख सकता था। वो गुस्से से मुयेन से कहता है कि तुमने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? जिस पर तो मुयेन उसे जवाब देते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें लगाकर बताऊं कि कैसे लगाया? इतनी देर में मूलैंग को भी होश आ चुकी थी और वो फौरन से मुयेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। ये देखते हुए टकला भी कहाँ पीछे रह सकता था। अब ये दोनों ही मिलकर मुयेन पर हमला कर देते हैं। मुयेन तो बड़ी आसानी के साथ इन दोनों के ही अटैक्स को डॉज करता है और आखिर में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इन दोनों को ही दूर पटक दिया। अब उसकी नजर मूचैन पर पड़ गई। मूचैन को लग रहा था कि मुयेन अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो रोते हुए कहने लगा, ब्रदर प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारना। उसकी बात सुनकर मुयेन कहता है कि तुम लोग मेरी फैमिली से ही बिलोंग करते हो, मैं तुम लोगों पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे इस पर मजबूर कर दिया। ये सब कहने के बाद मुयेन शानयू के साथ यहाँ से रवाना हो गया। इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शानयू और मुयेन दोनों ही माउंटेन से वापस आ चुके। इन दोनों की कंडीशन काफी बुरी लग रही थी। शानयू तो यहाँ पर मुयेन से शिकायत करते हुए कहने लगी, टीचर ये सारी की सारी गलती आपकी है, आपकी वजह से ही हमें 3 दिन माउंटेन्स पर रहना पड़ा, जिसकी वजह से मैं अपने कपड़े भी चेंज नहीं कर पाई। अब देखिए मेरी हालत क्या हो गई है। मुयेन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसा दिख रहा है। वो शानयू को भी समझाते हुए कहता है कि हम लोग 3 दिन वहाँ पर रुके, इसी वजह से तो हमें बहुत सारी पिल्स भी मिल गई, जिन्हें बेचने के बाद हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। ये दोनों ही अब शैंगदन पवेलियन पहुंच चुके। यहाँ पर पहुंचने के बाद शानयू बताती है, शैंगदन पवेलियन शेंगदू सेक्ट की ही ब्रांच है। इस जगह पर हम पिल रिफाइनिंग और ऑक्शंस हुआ करते हैं, आप जो चाहे यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा घर है। ये कहते साथ ही शानयू अंदर की तरफ जाने ही वाली थी कि गार्ड्स ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। अब वो उससे कहते हैं कि यहाँ पर भिखारियों का आना मना है और क्या तुम लोगों को भीख मांगने की सिर्फ यही जगह मिली थी? जिस पर तो शानयू
भड़कते हुए बोली, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या मैं भिखारी लगती हूँ और ये घर मेरा है। ये सुनकर गार्ड कहता है कि तुम शेंगडन पवेलियन की लेडी बनने की कोशिश कर रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। शान्यू अब उसके साथ फाइट कर ही रही थी, तभी वहाँ पर एक बंदा एक कार्ट में आ गया जो कि शान्यू से कहता है कि साइड पर हट जाओ, लेकिन शान्यू भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उल्टा वो उसी बंदे से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे साइड पर हटने का कहने की। शेंगडन पवेलियन को मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था और तुम मेरे सामने ही एरोगेंट बन रहे हो। अचानक से उसी बंदे का मास्टर कार्ट के अंदर से आवाज लगाते हुए कहने लगा, लेन्यू आखिर तुम बाहर क्या कर रहे हो? जिस पर तो लेन्यू ने भी बताना शुरू कर दिया, मास्टर शाओयू, पवेलियन के गेट के आगे कुछ भिखारी खड़े हैं जो कि हटने का नाम ही नहीं ले रहे। शाओयू अब उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें इनके साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से इन्हें मार कर काम खत्म करो। अपने मास्टर का ये हुक्म सुनकर लेन्यू शाओयू को मारने ही वाला था कि वक्त रहते ही मोयेन ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से शाओयू भी कार्ट के बाहर आ गया। वो मोयेन को देखते हुए कह रहा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बायून सिटी के भिखारियों के पास भी पावर्स होंगी। भिखारी का लफ्ज सुनकर तो शान्यू को गुस्सा आ गया। वो दोबारा से इसे बताने ही वाली थी कि मैं कोई भिखारी नहीं। मोयेन उसे रोकते हुए शाओयू से कहने लगा, बायून सिटी की पॉपुलेशन कम नहीं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो कि मेरे स्टूडेंट्स को बुली कर सके। शाओयू भी कम एरोगेंट थोड़ी है, वो भी आगे से जवाब देते हुए कहने लगा, तुमने अभी जिस तरह से मेरे सामने बात की, इसकी सजा के तौर पर मैं तुम्हें मौत भी दे सकता हूँ और यही सजा तुम्हारे लिए सुटेबल रहेगी। ये कहते साथ ही शाओयू मोयेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया और इन दोनों के ही अटैक एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से तो मोयेन और शाओयू दोनों ही पीछे की तरफ हट गए। मोयेन की स्ट्रेंथ देखकर लेन्यू भी हैरान था। वो अपने मन में कह रहा था कि शाओयू जो कि एक जीनियस है, आज तक उसे किसी ने भी इस तरह से पीछे नहीं हटाया। शाओयू को भी अच्छा नहीं लगता कि मोयेन ने उसकी इस तरह से बेइज्जती कर दी, इसलिए वो दोबारा से रेडी होते हुए मोयेन पर अटैक करना चाहता था। लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर शेंगडन पवेलियन के वाइस चेयरमैन आ गए, जो कि आते साथ गार्ड से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था। शान्यू भी यहाँ पर अपने अंकल को देखकर हाथ हिलाते हुए कहने लगी, अंकल मैं यहाँ पर हूँ, अंकल मुझे देखें। शान्यू का अंकल अब उसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी, तुम इतने दिन से कहाँ थी, तुम्हारे कपड़े इतने ज्यादा बुरे हो चुके कि मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाया। अभी वो ये सब कह रहा था कि शाओयू बीच में आते हुए कहने लगा, आप इस तरह के लोगों को पवेलियन के आसपास भी भटकने कैसे दे सकते हैं। तभी वहाँ पर चेयरमैन भी आ गए, जो कि आते साथ ही शाओयू से कहते हैं कि कोई भी विजिटर यहाँ पर आ सकता है और तुम्हें किसी के साथ भी ऐसा बिहेव करने की इजाजत नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेंगडू सेट से इस बार तुम आओगे, तुम तो फिजिकल बॉडी रेलम की 7th स्टेज पर पहुँच चुके, वो भी इतनी छोटी उम्र में। और हाँ, तुम्हारा ब्रदर शाओयंग वो अब कैसा है, उसे तो पोर्टल लेवल पर होना चाहिए। जिस पर तो शाओयू जवाब देते हुए कहने लगा, मेरे ब्रदर ने तो पिछले साल ही उस लेवल को सरपास कर दिया। चेयरमैन मिंग अब उससे सवाल करते हुए कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हारे ग्रैंडपा कैसे हैं? ये सुनकर शाओयू उसे जवाब देते हुए कहता है, वो बस आजकल थोड़े से एग्जॉस्टेड हैं। जो सुनकर तो चेयरमैन मिंग हंसना शुरू हो गए। अब वो शाओयू से कहते हैं, चलो अंदर आ जाओ, हम अंदर चलकर इस बारे में बात करेंगे। अंदर आने के बाद मोयेन ने पवेलियन से काफी ज्यादा हर्ब्स को ले लिया था, जिन्हें रिफाइन करने के लिए वो रिफाइनिंग हॉल में पहुंच गया। यहाँ पर पहुंचने के बाद शान्यू मोयेन से सवाल करते हुए कहने लगी, टीचर क्या मैं आपको पिल बनाते हुए देख सकती हूँ? जिसके लिए तो मोयेन भी एग्री हो गया। वो उससे कहता है कि तुम तो मेरी स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम मुझे देख सकती हो। साथ ही साथ उसने अपने पास से एक पिल निकालकर शान्यू को दे दी। अब मोयेन शान्यू से कहता है कि तुम इस पिल को खा सकती हो क्योंकि तुम 3rd लेवल पर पहुंच चुकी। शान्यू उस पिल को लेते हुए कहने लगी, टीचर क्या मैं इस पिल को लेने के बाद अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी, क्योंकि मैं काफी देर से अपने इसी लेवल पर अटकी हुई हूँ। मोयेन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि ये तो कुछ डर्ट है जो कि तुम्हारे ब्लड में आ चुका, जिसकी वजह से तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही थी। इसे खाने की वजह से वो दूर हो जाएगा। ये सुनने के बाद शान्यू ने तो फौरन से उस पिल को खा लिया और उस पिल के खाते साथ ही शान्यू का ब्रेक थ्रू भी हो गया। ये देखकर तो शान्यू काफी ज्यादा खुश थी। मोयेन भी यहाँ पर डिफरेंट हर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए फर्नेस में पल्स फ्रीजिंग पिल बना रहा था। शान्यू यहाँ पर मोयेन के पिल बनाने के तरीके को देखकर कहने लगी, टीचर मोयेन, आज से पहले मैंने कभी भी किसी को इस तरह से पिल बनाते हुए नहीं देखा, क्या हमारी पिल इस तरह से बन जाएगी? मोयेन तो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहा था। तभी हम बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर वाइस चेयरमैन के साथ लेन्यू और शाओयू तीनों ही पिल रिफाइनिंग हॉल के बाहर पहुँच चुके थे। वाइस चेयरमैन इन दोनों को बताता है, ये शेंगडन पवेलियन का रिफाइनिंग रूम है और ये हमारे पवेलियन की सबसे इम्पोर्टेंट जगह भी है। आम दिनों में यहाँ बहुत सारे अल्केमिस्ट आकर अपने पिल्स को रिफाइन करते हैं। इस कमरे में ज्यादा रश ना हो, इस वजह से हम आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करते वो इस रूम में जाएं। रिफाइनिंग हॉल का थोड़ा सा दरवाजा
दरवाजा खुला हुआ था, जिससे शाओयू की नजर मोयान पर पड़ गई, जिसे देखते हुए शाओयू वाइस चेयरमैन से कहने लगा, ये कौन है? जिस पर वाइस चेयरमैन उसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगे, मेरे ख्याल से ये शान्यू है। वो एक फर्स्ट ग्रेड की एल्केमिस्ट है जो कि अक्सर यहाँ पर आकर अपनी पिल्स को रिफाइन किया करती है। लेकिन शाओयू ने तो मोयान को देख लिया था, इसीलिए वो वाइस चेयरमैन से कहता है कि मेरे ख्याल से वो शान्यू नहीं बल्कि कोई और है। ये सुनते साथ ही उसके सर्वेंट लैन्यू ने पूरा दरवाजा खोल दिया। शाओयू तो मोयान को देखकर गुस्सा ही हो गया। वो चिढ़ते हुए कहने लगा, आप यहाँ पर आउटसाइडर्स को अलाउ कैसे कर सकते हैं? अगर इसने हमारे सेक्ट की सीक्रेट पिल्स को लीक कर दिया तो हम क्या करेंगे? शाओयू अब खुद ही मोयान को बाहर निकालने के लिए आगे आ रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसे शान्यू ने रोक दिया। वो उससे कहती है कि मेरे मास्टर अभी पिल्स को रिफाइन कर रहे हैं, इसलिए आप आगे नहीं जा सकते। हो सकता है कि आपके डिस्टर्ब करने की वजह से उनकी पिल खराब हो जाए। शाओयू को तो शान्यू की बात पर कोई यकीन ही नहीं था। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, ये और एक अल्केमिस्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता। शान्यू भी अपने टीचर की कहानी बेइज्जती सुनने वाली थी। वो गुस्से से कहती है, मेरे टीचर बहुत ही ज्यादा जीनियस है, वो अभी भी पल्स फ्रीजिंग पिल बना रहे हैं। वाइस चेयरमैन भी बीच में बोलते हुए कहने लगे, मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पल्स फ्रीजिंग पिल्स को बनाने के लिए शैंग फ्रूट की जरूरत होती है। अगर वो इसमें ना डाला जाए तो पिल कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगी। मेरे ख्याल से टीचर मुंह को कोई गलतफहमी हो चुकी। लैन्यू को भी मौका चाहिए था मोयान की बेइज्जती करने का। वो भी तंज करते हुए कहने लगा, मेरे ख्याल से तो ये यहाँ पर खेल तमाशा कर रहा है, इसे तो अल्केमी का ए भी नहीं आता। मैं इसकी सारी की सारी पिल्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। देखते हैं फिर भी क्या मुझे ये जवाब देता है या फिर नहीं। ये कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। अब वो मोयान पर अटैक करने ही वाला था, इससे पहले ही मोयान ने उसे सेंस कर लिया, जिसकी वजह से मोयान अपनी जगह से हट जाता है। लैन्यू यहाँ पर फर्नेस के नीचे जलती हुई आग में जाने वाला था कि वक्त रहते मोयान ने उसे पकड़ लिया। मोयान अब लैन्यू के हाथ को जोर से मोड़ते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं, जब भी कोई बंदा पिल बना रहा हो तो उसे परेशान नहीं करते। ये कहने के बाद मोयान ने एक जोरदार पंच लैन्यू के पेट में दे मारा, जिससे तो लैन्यू उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। वाइस चेयरमैन अब उसे चेक करने के बाद बताते हैं कि इसकी तो हड्डियां भी टूट चुकी, साथ ही साथ इसे इंटरनल इंजरी भी है। मेरे ख्याल से तो अब के बाद ये मार्शल आर्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जो सुनकर तो शाओयू को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहता है कि मोयान तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इसने तुम्हें रोकने की गलती कर भी दी थी तो क्या तुम्हें हक मिल गया कि तुम इसके मेंडेरियंस को डिस्ट्रॉय कर दो? जिस पर तो मोयान उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल ठीक है। शाओयू अब और ज्यादा भड़कते हुए कहने लगा, तो क्या वाइस चेयरमैन झूठ बोल रहे हैं? ये सब कहने के बाद वो फौरन से मोयान पर हमला करने के लिए जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मिस्टर मिंग आ गए, जो कि शान्यू की ग्रैंडपा भी हैं। उन्होंने वक्त रहते ही शाओयू का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। ये देखकर शाओयू मिस्टर मिंग से कहने लगा, क्या अब आप भी इस ट्रैश को प्रोटेक्ट करेंगे? मोयान के 19 साल के होने के बावजूद भी इसकी कल्टीवेशन लेवल मेरे से काफी कम है और ये इस कल्टीवेशन के साथ पिल्स बनाएगा। कितनी बेवकूफाना बात है ये। और जनाब की बातें तो देखो, पल्स फ्रीजिंग पिल बना रहा है। शान्यू तो दोबारा से मोयान को प्रोटेक्ट करते हुए कहने लगी, तुम्हें कैसे पता कि मेरे टीचर हाई क्वालिटी पिल्स नहीं बना सकते? तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, लेकिन आज तक तुम मिस्टर मोयान जैसे एक भी पर्सन से नहीं मिले होंगे। शाओयू को तो पूरा यकीन था कि मोयान बिल्कुल यूजलेस है। इसी वजह से वो शान्यू से भी कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे वो पिल्स तो दिखाओ जो कि तुम्हारे टीचर ने बनाई हैं। शान्यू भी अब फौरन से जाकर उन पल्स फ्रीजिंग पिल्स को ले आई, जिन्हें देखते हुए शाओयू तो अभी भी कह रहा था, घटिया पिल्स। शान्यू का ग्रैंडपा यहाँ पर मोयान के पास आकर उसे कहने लगा, ये पिल्स किसी काम की हैं या फिर नहीं, ये जानने के लिए इसे सबसे पहले तुम्हें खुद पर ट्राई करना चाहिए। टीचर मू, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जिस पर तो मोयान उन्हें जवाब देते हुए कहता है, अच्छा मैं इसे ट्राई करूंगा, लेकिन अगर मेरी पिल्स इफेक्टिव हुई तो फिर? शाओयू भी मोयान को ऐसे कैसे ही जाने देने वाला था। वो कहते हैं कि आज शैंगदन पवेलियन में एक ऑक्शन है और ये जानने का सबसे अच्छा मौका है कि ये पिल काम करती है या फिर नहीं। हम इसे फिजिकल बॉडी रेलम के 6 स्टेज वाले बंदे को देंगे। अगर ये पिल उस पर काम कर गई तो इसका मतलब तुम्हारी पिल इफेक्टिव है। अगर ऐसा हुआ तो इस पिल की जितनी भी कीमत होगी वो तो तुम्हें मिलेगी ही, साथ ही साथ उसकी 3 गुना कीमत तुम्हें मैं भी दूंगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर? इससे पहले कि मोयान कुछ कह पाता, शान्यू बीच में आते हुए कहने लगी, अगर इस पिल ने काम ना किया तो मैं बायुन की सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी, मैं एक रबिश हूँ, मैं एक रबिश हूँ। ये सुनकर तो शाओयू कहता है कि मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहता, प्लीज ऐसी बातें मत करो। लेकिन शान्यू तो अब जुबान दे चुकी और वो मोयान का हाथ पकड़ते हुए ये कहकर वहाँ से रवाना हो गई, अब हम ऑक्शन में मिलेंगे। मोयान अब शान्यू से सवाल करते हुए कहने लगा, शान्यू क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैंने वो पिल सही बनाई होगी? ये सुनकर तो शान्यू उदास ही होगी और वो उदास होते हुए कहने लगी, टीचर मोयान क्या आप इस बारे में श्योर नहीं? मुझे चिल्ला चिल्ला कर सिटी में ये कहना पड़ेगा कि मैं एक रबिश हूँ। असल में मोयान तो
यहाँ पर उससे मजाक कर रहा था। अब उसे कहता है तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस रेडी रहो स्पिरिट स्टोन को कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सब लोग ये ऑक्शन हॉल में पहुँच चुके थे। उस ऑक्शन की अटेंडेंट मोयन की पिल्स को दिखाकर कहने लगी इन पिल्स को स्पेशली ऑक्शन के लिए बनाया गया था। मिस्टर मिंग इसकी इफेक्टिवनेस को चेक नहीं कर पा रहे, तो क्या कोई इन पिल्स को ट्राई करना चाहेगा? ये एक बहुत ही स्पेशल किस्म की मेडिसिन है जो कि बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई गई थी। इस पिल की मदद से आप अपने 6th लेवल को ब्रेक थ्रू करके 7th लेवल पर जा सकते हैं। हमारा शेंगदन पवेलियन इसके लिए कोई भी स्पिरिट स्टोन नहीं लेगा अगर ये मेडिसिन यूजलेस हुई। साथ ही साथ अगर ये उस बंदे को नुकसान पहुंचाती है तो इसका भी रिस्पॉन्सिबल हमारा शेंगदन पवेलियन नहीं होगा। तब एक बॉडी बिल्डर टाइप सा बंदा हाथ उठाते हुए कहता है कि मैं इस पिल को ट्राई करना चाहूंगा। ये सुनकर तो वहाँ आसपास मौजूद लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया कि ये बंदा 5 साल से 6 लेवल से आगे नहीं बढ़ पाया। वो बंदा भी स्टेज पर जाने के बाद सब लोगों को यही बता रहा था कि मैं 5 साल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। उम्मीद करता हूँ कि इस पिल की वजह से मैं 7th लेवल पर पहुँच जाऊँ। मुझे इस बात की भी कोई परवाह नहीं अगर मुझे इस पिल से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये सब कहने के बाद उस पर्सन ने पल्स फ्रीजिंग पिल को खा लिया और कल्टीवेशन पोजीशन में बैठ गया। काफी देर वेट करने के बाद भी वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। ये देखकर तो शाओयू मोयन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा यहाँ तो कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि उसकी पिल्स बहुत इफेक्टिव हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से तो ये पिल्स तुम्हारी तरह ही कचरे के अलावा कुछ नहीं। अपने टीचर की यूँ दोबारा से बेइज्जती होते देख शानियो को गुस्सा आ गया और वो दोबारा से शाओयू के साथ लड़ने वाली थी कि मोयन ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब वो उसे कहते कि जरा सब्र रखो। मोयन का भी ये कहना ही था कि यहाँ पर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसकी बॉडी से एनर्जी निकलना शुरू हो चुकी थी। ये देखकर तो शाओयू भी हैरान हो गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है, जबकि वो बॉडी बिल्डर तो काफी खुश था क्योंकि उसने 5 साल के बाद ब्रेक थ्रू किया था। ये देखने के बाद तो सबको यकीन आ गया कि पल्स फ्रीजिंग पिल सच में काम करती है, इसीलिए उसका ऑक्शन शुरू हो गया। इस पिल की बोली 1000 स्पिरिट स्टोन से स्टार्ट हुई। हर कोई अपनी अपनी बोली लगा रहा था, कोई 3000, 4000, 5000। तभी यहाँ से 15000 स्पिरिट स्टोन की आवाज आई और ये बोली लगाने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे फर्स्ट और सेकंड एल्डर थे, जिनकी आवाज तो मोयन ने भी पहचान ली थी। लेकिन इन दोनों को ये नहीं मालूम कि इस पिल को मोयन ने बनाया है। सेकंड एल्डर फर्स्ट एल्डर फेंग युआन से कहता है कि आप इस पिल को ले लें। फेंग युआन को असल में ये पिल वुलैंग के लिए चाहिए थी, जिसकी वजह से वो भी फिजिकल बॉडी रेलम के 7वें लेवल पर पहुंच जाएगा। तभी ऑक्शन में मौजूद किसी बंदे ने वहाँ पर बोली लगा दी 20000। ये सुनकर तो एल्डर फेंग युआन को गुस्सा आ गया और वो कह देता है कि 50000 स्पिरिट स्टोन। यहाँ मौजूद कोई भी पर्सन इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं दे सकता था, इसी वजह से ये पिल एल्डर फेंग युआन को मिल गई। शानियो भी यहाँ पर शाओयू से कहने लगी तुमने कहा था ना कि इस पिल के जितने भी ऑक्शन में पैसे मिलेंगे तुम उसका 3 गुना हमें दोगे। चलो अब जल्दी से हमें 1,50,000 स्पिरिट स्टोन्स दे दो। मोयन भी उसका साथ देते हुए कहने लगा शेंगदेंग सेक्ट के मास्टर के लिए ये तो एक बहुत छोटी सी अमाउंट है, तुम तो इसे आराम से हमें दे सकते हो। शाओयू भी अपनी बात का पक्का था, उसने अपने पास से एक स्टोरेज रिंग निकाल कर मोयन को दे दी। अब वो मोयन से कहता है कि इसके अंदर तुम बहुत सारी चीजों को रख सकते हो। इसकी प्राइस 1,50,000 स्पिरिट स्टोन से भी ज्यादा है। मोयन भी इस बात से खुश था कि शाओयू अपनी बात से नहीं पलटा, लेकिन शाओयू के मुंह से तो साफ दिख रहा था कि वो ये सब मजबूरी में कर रहा है। मोयन ने अब अपनी स्टोरेज रिंग से पल्स फ्रीजिंग पिल को निकाल लिया, जिसे तो वो शानयू के ग्रैंडपा को देते हुए कहने लगा मैंने आपके बहुत सारे वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स को यूज किया, आप इस पिल को एक गिफ्ट की तरह रख सकते हैं। मिस्टर मिंग ने भी अब उस पिल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन शानयू तो इससे ज्यादा खुश नहीं थी। वो मोयन के पास आते हुए उससे कहने लगी टीचर ये आपने क्या किया, वो पिल तो बहुत महंगी थी, आपने फिर उसे ग्रैंडपा को क्यों दे दिया। लेकिन मोयन उसकी कोई भी बात का जवाब ना देते हुए कहता है कि अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे एकेडमी में कुछ काम है। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने ही वाला था कि एल्डर फेंग युआन की नजर उस पर पड़ गई, जो कि मोयन को देखते साथ ही कहने लग गए तुम जिंदा हो। मोयन भी अब अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है कि एल्डर फेंग आपकी इस बात का क्या मतलब था, मैं जिंदा हूँ, मैं तो कितने दिनों से बायुन सिटी में ही था। एल्डर फेंग युआन को तो यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा था। तब इनका वही बदतमीज सर्वेंट भागते भागते यहाँ पर आ गया, जो कि एल्डर से कह रहा था कि कुछ बुरा हो गया है, हमारे दोनों यंग मास्टर इंजर्ड हालत में बायुन माउंटेन्स पर पड़े मिले, ऐसा लगता है कि किसी ने उनके मेंडेरियंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि शायद अब वो कल्टीवेशन ना कर सके। उसकी बात सुनते साथ ही एल्डर फेंग युआन को तो गुस्सा आ गया और वो गुस्से से उसके मुंह पर एक चांटा मारते हुए कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। अब वो मोयन से सवाल करते हुए कहने लगे क्या ये तुमने किया है, जिस पर तो हमारा मोयन दोबारा से अनजान बनने का नाटक करते हुए कहने लगा मैंने आपको बताया ना कि मैं कितने दिन से बायुन सिटी में ही हूँ, तो भला मैं उनकी ऐसी हालत कैसे कर सकता था। ये बात तो फर्स्ट और सेकंड एल्डर को भी अच्छी
अच्छे से मालूम थी। इन सब में मोयन का ही हाथ है, लेकिन अभी के लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो यहाँ से रवाना हो गए। मोयन भी उन्हें यहाँ से टेंशन में जाता हुआ देखकर खुश हो रहा था। यहाँ पर शान्यू ने भी अपने ग्रैंडपा को सब बता दिया था कि डोंगफेंग को मारने वाला और इन दोनों के मेंडेरियंस को तबाह करने वाला और कोई नहीं बल्कि मोयन ही था। मोयन भी एकेडमी जाते हुए अपने मन में सोच रहा था, मेरी क्लास में मौजूद चंद लोग ही सिर्फ लायक हैं। एकेडमी के अंदर हम देखते हैं कि मोटे मिंग्यू को आज फिर कोई बुली कर रहा था। इस बेचारे की तो किस्मत ही बुरी थी, क्योंकि हमेशा कोई न कोई इसे बुली करता ही रहता है। वो लड़का मिंग्यू से कहता है, हीरे के पास जितना मर्जी कूड़ा जमा हो जाए रहता तो फिर भी वो कूड़ा ही है। इसी तरह से सेम एग्जाम्पल तुम्हारे टीचर मोयन की है। उसके कुछ ताल्लुकात मिस्टर वैन के साथ अच्छे हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। ये सुनकर तो मोटा उस लड़के से कहने लगा, गुकिन तुम अपनी जुबान को संभाल कर बोलो, टीचर मोयन पहले की तरह नहीं रहे। तभी वहाँ पर मोयन भी पहुँच गया, जो कि मिंग्यू को बुली होता देखकर कह रहा था, इस मोटे की किस्मत कितनी खराब है, आज फिर मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। वो लड़का तो दोबारा से मोयन का मजाक बनाते हुए कहता है, अच्छा तो वो कचरा अब क्या बन गया है, तुम्हारा टीचर मोयन तो मेरे टीचर शाओचेन के सामने एक मक्खी के बराबर भी नहीं। वो इसी तरह की जली कटी बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर मोयन भी पहुँच गया, जिसने तो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे मजा चिखा दिया। मिंग्यू तो मोयन को रोकना चाहता था, लेकिन मोयन नहीं रुकता। मोयन के इस अटैक से अब तो वो लड़का भी डर चुका था। वो डरते डरते मोयन से सवाल करके कहने लगा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। कि अचानक से उसी लड़के का टीचर शाओचेन भी वहाँ पर पहुँच गया, जो कि मोयन से कहने लगा, क्या ये सजा बच्चों के लिए ज्यादा नहीं। मोयन अब उसे गुस्से से कहता है कि ज्यादा, ये तो बिल्कुल कम थी। इसने मुझे और मेरे स्टूडेंट को एम्बेरस करने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि अभी ही इन दोनों के दरमियान फाइट हो जाएगी, लेकिन वक्त रहते ही वहाँ पर प्रिंसिपल लू पहुँच गए, जो कि इन दोनों से सवाल करते हुए कहने लगे कि यहाँ पर क्या हो रहा था। शाओचेन तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसीलिए वो प्रिंसिपल लू से कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। हमारे रूल्स के मुताबिक अगर एक टीचर अपने लेवल पर 3 साल के लिए फंसा रहता है तो उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। उसकी ये बात सुनकर प्रिंसिपल लू भी परेशानी में पड़ गए, क्योंकि वो मोयन को उसकी फैमिली की वजह से यहाँ से निकालना नहीं चाहते, जबकि मोयन तो हर किस्म का टेस्ट देने के लिए तैयार था। उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, इसीलिए वो कहता है कि हाँ हम तो टीचर्स हैं, हमें एकेडमी के रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, मैं इस टेस्ट को जरूर दूंगा। प्रिंसिपल लू को तो पूरा यकीन था कि मोयन इस टेस्ट में हार जाएगा, इसीलिए वो मोयन को समझाते हुए कहने लगे, ये टेस्ट वाकई काफी मुश्किल होता है। अभी वो ये सब कह ही रहे थे कि अचानक से उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मोयन का कल्टीवेशन लेवल चेक कर लिया, जिससे उन्हें भी मालूम हो गया कि मोयन अब लेवल 6 पर पहुंच चुका है। ये जानने के बाद तो प्रिंसिपल लू भी मोयन के टेस्ट देने पर एग्री हो चुके। अब ये सब लोग ही उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर मोयन का टेस्ट होने वाला था। यहाँ पर आसपास काफी बच्चे मौजूद हैं, जो कि आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, मोयन जैसे ट्रैश ने हमारी एकेडमी में बहुत सारे साल गुजार लिए, अब वक्त आ चुका कि इसे निकाल दिया जाए। मोटा मिंग्यू तो मोयन के लिए काफी परेशान था, इसीलिए वो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, जिस पर तो मिस किन उसे समझाते हुए कहने लगी कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। प्रिंसिपल लू ने भी यहाँ पर रूल्स को बताना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं, मोयन अगर तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया तो तुम जूनियर टीचर से एक सेकंड लेवल के टीचर बन जाओगे। इस टेस्ट के फर्स्ट स्टेप में हम तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, तुम्हारी स्ट्रेंथ 50,000 KT तक होनी चाहिए। अब आगे बढ़ो और अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए इस पिलर पर पंच मारो। ये सुनकर तो मोयन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उस पिलर पर पंच कर देता है। यहाँ मौजूद सब लोगों को तो यही लग रहा था कि मोयन की स्ट्रेंथ तो 10,000 KT को भी क्रॉस नहीं करने वाली, लेकिन मोयन ने तो सबको सरप्राइज ही कर दिया, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ का लेवल फिजिकल बॉडी रेलम के 7th स्टेज वाले वॉरियर जितना था, जो कि है 70,000 KT। और इसके साथ ही मोयन ने अपने पहले टेस्ट को पास कर लिया। मोयन की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके सामने एक अर्थ स्पिल्टिंग बियर आ चुका था। ये एक लेवल 6 का मॉन्स्टर है, जिसके तो अटैक और डिफेंस दोनों ही लेवल 6 के मॉन्स्टर से ज्यादा थे। प्रिंसिपल लू अब मोयन से कहने लगे, तुम्हारे इस टेस्ट के सेकंड राउंड में तुम्हारी मार्शल आर्ट को चेक किया जाएगा, जिसके लिए तुम्हें इस बियर को हराना है। अगर तुम ऐसा कर पाए तभी तुम इस टेस्ट के 3rd राउंड पर पहुंच पाओगे। मोयन भी समझ चुका था कि बात अब उसकी इज्जत पर आ चुकी, इसीलिए उसे तो इस मॉन्स्टर को हराना ही होगा। वो बियर भी काफी दिनों से भूखा मोयन को अपने खाने की तरह देख रहा था और फौरन से आगे बढ़ते हुए अपने पंजे का इस्तेमाल करके मोयन पर अटैक करना चाहता था, जिसे तो मोयन ने अपनी जेट फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया। इसी अरीना के आसपास खड़े लोग कह रहे थे कि ये लड़का क्या पागल हो चुका, जो कि इस लेवल 6 के बियर के साथ फाइट कर रहा है। लेकिन मोयन तो बेखौफ उस बियर को अपनी तरफ बुलाते हुए कहने लगा, जल्दी से मेरे पास आ जाओ वरना मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सुनकर तो उस बियर ने भी मोयन के पीछे भागना शुरू कर दिया। मोयन यहाँ अचानक से हवा में जाते हुए अपनी एनर्जी को कंबाइन करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से तो वो बियर इस काबिल ही नहीं रहा कि दोबारा उठ पाए। टीचर शाओचेन भी ये देखकर काफी
हैरान थे कि आखिर मोयन ने ये सब कैसे कर लिया। प्रिंसिपल लू ने भी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी, मोयन ने इस टेस्ट के सेकंड राउंड को पास कर लिया। अब बारी है थर्ड राउंड की। टीचर मोयन, आपको अपनी क्लास में से कोई से भी 3 स्टूडेंट्स को चूज करना होगा और आपके चूज किए गए स्टूडेंट्स का मुकाबला दूसरी क्लास के 3 स्टूडेंट्स के साथ होगा और इन तीनों के दरमियान मुकाबला होगा स्ट्रेंथ, अल्केमी और प्यूरिफिकेशन का। अगर आप इस कंपटीशन को जीत गए तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आपके ऑपोजिशन में कौन सी क्लास आएगी। ये सुनकर तो मोयन ने अपने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया और वो टीचर शाओचन के पास आता हुआ उन्हें कहने लगा, आपको लगा था ना कि मैं टीचर बनने के लायक नहीं, इसीलिए मेरी क्लास के 3 स्टूडेंट्स का मुकाबला आपकी क्लास के 3 स्टूडेंट्स से होगा। मोयन की ये बात सुनकर शाओचन को तो हंसी आ गई, क्योंकि वो अपने मन में सोचा था कि इसकी क्लास मेरी क्लास का मुकाबला करेगी। लगता है ये दिन में ख्वाब देख रहा है। शाओचन असल में यहाँ पर ये सोच रहा था कि वो मोयन की अच्छी खासी बेइज्जती करेगा, इसीलिए तो वो फौरन से कंपटीशन के लिए भी एग्री हो गया। ये कंपटीशन 1 महीने बाद होने वाला था। मोयन भी अब वापस से अपनी क्लास में आ चुका था। मोयन की क्लास के बच्चे ही उससे कह रहे थे कि टीचर ये आपने क्या किया, हम तो कभी भी उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। यांग को तो यहाँ पर मौका मिल गया था मोयन की बेइज्जती करने का, इसीलिए वो मोयन से कहने लग गया, टीचर हमारी क्लास में से आपको ऐसा कौन लगता है कि जो उनका मुकाबला कर सके। उसकी ये बात सुनकर मोयन कहने लगा कि ये बात सिर्फ मेरी इज्जत की नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत की भी है और साथ ही साथ तुम्हारी टीचर किन की भी। यांग यहाँ पर दोबारा से बोलते हुए कहने लग गया, टीचर वहाँ पर टोटल 3 मुकाबले होंगे, स्ट्रेंथ, एल्केमी और प्यूरिफिकेशन का। टीचर शाओचन की क्लास से मू एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारी क्लास में तो एक बच्चा भी ऐसा नहीं जो कि फाइट कर सके। जबकि सेकंड मैच होगा एल्केमी का और सभी जानते हैं कि हमारी क्लास में सबसे अच्छी एल्केमिस्ट शानयू है, लेकिन इसका भी टीचर शाओचन की क्लास के वैंग के साथ कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि वो अपनी फैमिली का एक जीनियस है। चलो हम लेवल 3 की बात करते हैं। टीचर शाओचन की क्लास से रिफाइनिंग के लिए कीजुन बहुत ही बेस्ट कैंडिडेट है, उसका मुकाबला तो किसी के साथ नहीं। जबकि हमारी क्लास में मिंगयू इकलौता एक ऐसा पर्सन है जो कि रिफाइनिंग जानता है, क्या ये उसे कम्पीट कर पाएगा। ये सुनकर तो क्लास में मौजूद दूसरे बच्चे बात करते हुए कहने लगे, वैसे भी सीनियर 3rd क्लास से हारने में कोई शर्म नहीं, हमें खुद को उनके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन मोयन को तो उनकी ये बातें कुछ अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो उन्हें डांटते हुए कहने लगा, तुम लोगों को एक वॉरियर बनना होगा जो कि दुनिया को जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग रिस्क ही नहीं लेना चाहते तो आज तक की गई प्रैक्टिस का क्या फायदा। मोयन ने भी इस मैच के लिए तीनों बच्चों को सिलेक्ट कर लिया था। उसने स्ट्रेंथ के कंपटीशन के लिए यांग को ही सिलेक्ट कर लिया था, जिसके लिए यांग तो एग्री नहीं है, लेकिन मोयन ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। जबकि सेकंड मैच के लिए उसने शानयू को सिलेक्ट किया और 3rd के लिए मोटे मिंगयू को। अपना नाम सुनकर तो मिंगयू मोयन को मना करते हुए कहने लगा, मुझे कोई रिफाइनिंग नहीं आती, मैं सिर्फ लोहार का काम जानता हूँ। जिस पर तो मोयन उसे कहने लगा, मैंने कहा ना कि तुम ही फाइट करोगे तो इसका मतलब तुम ही करोगे, तुम लोग इसकी फिक्र मत करो, हमारे पास अभी भी 1 महीना है, मैं तुम लोगों को अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। मोयन के अब क्लास का वक्त खत्म हो चुका था, इसीलिए वो अकेडमी के प्रैक्टिस रूम में ही आकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ उसने पल्स फ्रीजिंग पिल को भी खा लिया था, जिसकी वजह से वो 6th लेवल को सरपास करना चाहता है। मोयन अब अपने स्पिरिचुअल स्पेस में आ जाता है, जहाँ पर वो उसी स्क्रॉल की पावर्स की मदद से खुद के लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज तो जूशियान स्क्रॉल से कुछ ज्यादा ही पावर्स बाहर आ रही थी, जिसे तो अब्सॉर्ब करने में मोयन को काफी मुश्किल होती है। अब उसके सामने बहुत सारी सॉर्ट टेक्निक्स भी आ गई, जो कि पिल्स की फॉर्म लेते हुए सारी की सारी मोयन की बॉडी में चली गई। यानी कि मोयन अब उन स्किल्स को सीख चुका। अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के बाद मोयन वापस से घर जा रहा था कि अचानक से उसकी नजर मोटे मिंगयू पर पड़ गई, जिससे हमें पता चलता है कि मिंगयू की फैमिली की आयरन शॉप में काम करता है ताकि वो अपने फादर की हेल्प कर सके, क्योंकि उसके फादर पैरालाइज्ड हैं। 10 साल पहले ये की फैमिली के सबसे जीनियस रिफाइनर हुआ करते थे। मिंगयू के फादर एक मेड का बेटा है, इसने सब कुछ अपने बलबूते पर हासिल किया। इसी वजह से तो की फैमिली ने अपनी सबसे बड़ी बेटी के साथ इसकी शादी करवा दी, लेकिन उसके बाद से ये पैरालाइज होकर और ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर पाए। ये सब सोचने के बाद मोयन इनकी शॉप के अंदर चला गया। मिंगयू तो मोयन को देखते साथ ही फौरन से उनके बैठने के लिए स्टूल ले आया। मोयन को यहाँ पर देखकर मिंगयू का फादर कहने लगा कि मैं 10 साल से डिसेबल हूँ, इसीलिए मैं आपको ग्रीट नहीं कर सकता। ये सुनकर तो मोयन उनसे कहने लगा, सीनियर आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं, ग्रीट तो मुझे आपको करना चाहिए क्योंकि आप तो एक बहुत बड़े रिफाइनर हैं। ये सुनकर तो मिंगयू का फादर कहता है कि रिफाइनर वो सब तो पास्ट की बातें थी, जिस पर तो मोयन उसे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे सामने तो अभी भी एक रिफाइनर ही है जो कि अपनी मर्जी से इस चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। जो सुनने के बाद मिंगयू तो क्यूरियोसिटी से मोयन से सवाल करके कहने लगा, टीचर क्या आप मेरे फादर को ठीक कर सकते हैं। जिस पर तो मोयन ने मिंगयू के फादर
फादर को चेक करना शुरू कर दिया और चेक करने के बाद मोयन को मालूम हो गया किसी ने जेलेसी की वजह से मिंग्यू के फादर को पॉइजन दे दिया था। ये सुनकर तो मिंग्यू हैरान होते हुए कहने लगा, पॉइजन? आखिर मेरे डैड को किसने पॉइजन दे दिया? मोयन अब मिंग्यू के फादर से कहने लगा, आज मैं यहाँ पर आपके पास को जानने के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए आया था। मैं चाहता हूँ कि मिंग्यू मेरे टीचर के टेस्ट को पास करने में हेल्प करे। इसके लिए मुझे उसे 1 महीने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देनी होगी और इन सब के बदले मैं आपके लिए एक ऐसी पिल बनाऊंगा जिसकी मदद से आप दोबारा से खड़े हो सकेंगे। इन लोगों के दरमियान अभी इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर की फैमिली का यंग मास्टर आ गया, जो कि आते साथ ही इन लोगों से कहता है कि इस महीने की इनकम तो तुम लोगों की बहुत थोड़ी होगी। उसकी बात सुनते साथ ही मिंग्यू को गुस्सा आ गया, लेकिन अभी के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था और इसका रीजन हमें अभी पता चल जाएगा। वो यंग मास्टर अब इनसे कहता है कि तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा फादर मरने के करीब था साथ ही साथ उसके सर पर बहुत ज्यादा कर्जा भी था। सिर्फ मेरी की फैमिली ने तुम्हारी मदद की और तुम्हें रहने की जगह दी। सो इसीलिए तुम अपने इस छोटे से मुंह को बंद करो और जल्दी से मुझे सिक्योरिटी फीस ला कर दो। मिंग्यू अब उसे सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर हम तुम्हें सिक्योरिटी फीस क्यों दें? ये सुनकर तो वो यंग मास्टर बोलता है, अच्छा तो तुम सिक्योरिटी फीस नहीं देना चाहते, चलो फिर निकलो हमारी जगह से। जिस पर तो मिंग्यू को मजबूरन अपना सर झुकाना पड़ा। अब की फैमिली का यंग मास्टर मिंग्यू के फादर से कहने लगा, मुझे जल्दी से प्रोटेक्शन फीस दे दो वरना मैं तुम्हारे बेटे के दोनों हाथ काट दूंगा। ये सुनकर तो मिंग्यू डर जाता है, इसीलिए वो अपने फादर के पीछे जाकर खड़ा हो गया। मोयन अब और ज्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो बीच में आते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे स्टूडेंट को बुली करने की? तभी वहाँ पर मिस किन भी आ गई, जो कि उस लड़के को अच्छे तरीके से जानती थी, इसीलिए उसने उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया। मोयन अब मिंग्यू के फादर से कहता है कि आप इसकी फिक्र करना छोड़ दें, क्योंकि अब से मैं इसका ख्याल रखूंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जीतने के बाद मैं आपको जरूर ठीक कर दूंगा। जिसके लिए तो मिंग्यू का फादर भी एग्री हो चुका। अब वो मिंग्यू को नसीहत करते हुए कहने लगा, मिंग्यू तुम अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। उनकी ये बात सुनने के बाद मोयन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यांग पर आ गया, जिसके सर पे तो किसी ने एप्पल फेंक कर मारा। वो अपने आसपास देखते हुए पूछने लग गया कि किसकी हिम्मत है जिसने मुझ पर अटैक किया, और ये और कोई नहीं बल्कि मुहाई था। यांग उसे यहाँ पर देखकर फौरन से उसके पास जाते हुए कहने लगा, ब्रदर हाई, आप मुझसे ये कहने के लिए यहाँ पर आए हैं अगर मेरी दाओजुआन के साथ फाइट हो तो मैं आराम से हार जाऊँ? ये सुनकर तो मुहाई हंसते हुए कहने लगा, यांग तुम कितने बेवकूफ हो। दाओजुआन इस वक्त फिजिकल बॉडी रेलम के 6 स्टेज पर है और तुम तो इस काबिल भी नहीं कि उससे फाइट कर सको। और वैसे भी मेरी टीचर ने डिसाइड किया है कि अब उसकी जगह मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें मेरे सामने अच्छे तरीके से हारना होगा। यांग यहाँ पर बस उसकी बातें सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मुहाई अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तैयार हो जाओ मेरे पैरों पर गिरने के लिए, तब सारी फैमिली देखेगी कि कौन मुंह फैमिली का इंचार्ज बनने के लायक है। वो ये सब कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। उसके यहाँ से जाने के बाद यांग अपने मन में सोच रहा था, मेरे फादर की पोजीशन अभी वीक है, सेकंड अंकल और मुहाई इन दोनों में से कोई एक ही हमारी फैमिली का इंचार्ज बनेगा, लेकिन मैं अपनी फैमिली का इंचार्ज इन लोगों को कभी नहीं बनने दूंगा। इसके बाद सीन शानयू पर आ गया, जो कि अपने ग्रैंडपा से सवाल करते हुए कह रही थी, ग्रैंडपा आखिर आपको क्या लगता है कि टीचर मू का क्या प्लान होगा कंपटीशन को लेकर? क्योंकि यांग तो एक ऐसा लड़का है जिसने आज तक क्लास में कभी कुछ नहीं पढ़ा, अगर उसने मुहाई से फाइट की तो वो डेफिनेटली हार जाएगा। जबकि मिंग्यू के फादर एक जीनियस थे, लेकिन अब तो वो बिल्कुल बेकार हो चुके, तो उनके पास रिफाइनिंग डिवाइस कहाँ से आएगा? शानयू की ये सारी बातें सुनने के बाद उसका ग्रैंडपा उसे कहने लगा, तुम अपने बारे में बात क्यों नहीं करती? जिस पर तो शानयू कहती है, वैंग तो मेरा ओपोनेंट बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भी एक फर्स्ट रेट का एल्केमिस्ट है, जबकि मैं भी एक फर्स्ट रेट की हूँ, तो मुझे उसे डरने की क्या जरूरत? अब शानयू का ग्रैंडपा उसे कहता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वैंग बायोन सिटी के 3 एल्केमिस्ट की रैंक में 3rd नंबर पर आता है। कुछ दिन पहले मैंने सुना था वैंग ने 20 फ्लेम को इकट्ठा करके उन्हें अपनी बॉडी में इम्प्लांट कर लिया। शानयू को तो इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी, इसीलिए वो अपने ग्रैंडपा से सवाल करते हुए कहने लगे, 20 फ्लेम आखिर ये क्या होता है? जिस पर तो उसके ग्रैंडपा ने बताना शुरू कर दिया, इस पिल को स्टार फ्लेम्स की मदद से बनाया जाता है, जो कि ऑर्डिनरी पिल से काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। जो सुनकर शानयू कह रही थी, अच्छा तो इसने मुझसे जीतने के लिए ये सब किया, मुझे ये बात टीचर मोयन को बतानी होगी। ये कहने के फौरन बाद ही शानयू यहाँ से चली गई। शानयू को ये जाता देख उसका ग्रैंडपा कह रहा था, इस लड़की को भी एक जगह सुकून नहीं, क्या मोयन की क्लास इस कंपटीशन को जीत पाएगी? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही मालूम होगा।